हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान-IQ में। और बेसिकली आज मैं आपको कराऊंगी BEO एग्जाम्स के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मैं पूरा पेपर एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और बहुत टाइम हमारे पास इतना है भी नहीं। ठीक है, मतलब मेरे पास भी नहीं है अभी इतना टाइम। मैं बस ये पेपर इसलिए डिस्कस करना चाहती थी, मैंने टेलीग्राम पर आपके लिए पोल भी डाला था कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द जो लोग थे उन लोगों ने ये बोला कि हाँ भाई हमें देखना है, इसका डिस्कशन देखना है, क्या एग्जाम था, क्या तो जो भी था। तो ये जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF दे दूंगी। मुझे चंद्रकेतु कुमार जो हैं वो मतलब यूट्यूब सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने मेरा, और वो टेलीग्राम चैनल पर भी है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने PDF मुझे प्रोवाइड कराई थी। तो ये इसकी PDF जो है पेपर की मैं आपको दे दूंगी। आप उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस या मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करके देखना आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, जीके के भी क्वेश्चंस हैं, सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 120 नंबर का पेपर था, 120 क्वेश्चन थे आई थिंक। ठीक है, तो बहुत लेंदी है और 120 है, 150 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, इतने कुछ क्वेश्चंस हैं तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन डिस्कस कराना नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, बहुत टाइम चाहिए होता है क्योंकि खुद एक बार देखना पड़ता है हर चीज को, हर क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया क्या नहीं है। लेकिन हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरा मतलब यहाँ पर मकसद ये है आपको इसे एग्जाम पेपर दिखाने का, क्योंकि इसमें कुछ आपके रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं। CA यानी कि करंट अफेयर पूछा गया है, GK पूछी गई है, रीजनिंग पूछा गया है, थोड़ा सा मैथ्स भी है, फिर जनरल साइंस के बहुत क्वेश्चन हैं, फिर आपके GK में पोल साइंस के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ये सारे क्वेश्चन है। ये आपका EVS का पार्ट भी कवर करते हैं। ठीक है, जो KVS वाले हैं, और DSSB वालों के लिए तो खैर ये GK का पार्ट एक कवर करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर भी हो गए, रीजनिंग भी हो गए। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको पेपर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी एग्जाम हो रहा होता है ना उसमें आपको एक बार ट्रेंड देख लेना चाहिए। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो यूपी में जो भी अगले एग्जाम होंगे वो कुछ ना कुछ रिलेटेड होते हैं, मतलब जिस तरह का पूछा जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर के गो थ्रू हो जाना। ठीक है, उसको देख लेना। मैं अभी कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली मकसद था, ऐसा कुछ नहीं है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर क्यों कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर जो होते हैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होते हैं, ये बात सुन लीजिए। क्योंकि मैं भी जब तैयारी करती थी गाइस, तो मैं आपको बताऊं कि जो भी साइड बाय साइड, भले ही वो LDC का एग्जाम होता था, मैं उसके क्वेश्चन उठाती थी फर्स्ट पार्ट के DSSB के लिए, कि भाई फर्स्ट पार्ट तो DSSB ने बनाया ना पेपर, तो कुछ ना कुछ मिलता जुलता एक ही पैटर्न तो फॉलो करते हैं ये एग्जाम पेपर लेने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करना अच्छा होता है, आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, प्लस एक सरकार के द्वारा पेपर आ रहा है तो आपको एक नॉलेज मिलती है कि हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस मकसद यही था कि आप लोग क्वेश्चन पेपर के गो थ्रू हो जाएं, उसको देखें एक बार, उसको खुद भी सोल्व करें कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगर करंट अफेयर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप देखिए इसमें कौन से क्वेश्चन है करंट अफेयर के जो आप कर पा रहे हैं या कौन से आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बस यही मकसद था। तो इसी के साथ हम ये पेपर अभी करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत डिस्कशन हो जाएगा, इतना हमें करना नहीं है। तो बस आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ किस टाइप का पेपर था और थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस से आया हुआ डायरेक्ट, कि आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है टेम्परेचर और आपको इसको सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका आंसर होगा A 93.3। आएगा कैसे वो बता देती हूँ। फ़ारेनहाइट की जब में टेम्परेचर दिया होता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फ़ारेनहाइट में जितना भी दिया हुआ है ना उसको 32 में -32 से माइनस कर दो, मतलब 200 दिया, 200 में से 32 माइनस कर दो और इनटू में 5/9 कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले माइनस करना, यहाँ पे लिखना, उसके बाद 5/9 करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 93.3। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि ये आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं और साइड में कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का है, GK का पार्ट कवर करता है आपका, और EVS का भी पार्ट कवर करता है। ठीक है, क्योंकि EVS में आपका है ही कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज वगैरह जो भी है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। मौलिक अधिकार जो हैं उनको आप याद कर लीजिए, कौन सा मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल जो है, कौन से अनुच्छेद समता के अधिकार हैं, कौन से स्वतंत्रता के हैं, कौन से धार्मिक स्वतंत्रता के हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के लिए कौन से हैं, ये सब आपको याद करना है। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, उपाधियों का अंत जो है वो आता है आर्टिकल 18 में। ठीक है, अगर हम बात करें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का जितना भी मामला होता है वो आते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो इसमें देख लो कौन सा 26 है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात है। ठीक है, तो 26 में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यकों के लिए 2 ही अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार में 2 प्रावधान है, एक तो 29 से 30 तक, ये दोनों अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। उसके बाद शिक्षा का अधिकार तो आप सबको पता ही होगा 21A। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा इसका D। ठीक है,
ए का क्या आ जाएगा आपका 3 यानी कि आर्टिकल 18 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपका आ जाएगा 4 यानी कि 26, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यकों का आ जाएगा आपका 29 और उसके बाद शिक्षा का अधिकार आपका आ जाएगा 21 का या फिर 21A, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट ये पंचायती राज से रिलेटेड है, केवीएस के सिलेबस में है, ईवीएस में है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एजुकेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी लोकल बॉडीज का रोल होता है ना एजुकेशन में, जो हमारे नीचे के तबके के जैसे नगर पंचायतें हो गई या गांव की पंचायत हो गई या फिर नगर पालिकाएं हो गई, इनका शिक्षा में क्या रोल है ये आपके सिलेबस में है केवीएस वालों में। तो ये 73rd और 74th अमेंडमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भाई ये जो है ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट था पंचायती राज से और 74th था आपका नगर पालिकाओं से, जिसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा ठीक है। तो बेसिकली ये है कि यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल हाँ। जब 74th आया तो एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जुड़ गई, ठीक है। और 11वीं किससे रिलेटेड थी? वो थी 73rd से, तो 11वीं 73rd के लिए आई और 12वीं अनुसूची 74th के लिए आई। यह नगर पालिकाओं की कार्यशैली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल करता है। उनके नए नए कार्य इन्होंने डिसाइड किया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके क्षेत्र में क्या क्या है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना एमसीडी के जो दिल्ली के स्कूल्स हैं वो 1st to 5th तक की एजुकेशन को देखते हैं, तो है ना एमसीडी का रोल यहाँ पर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल है यहाँ पर पहले से 5वीं तक के बच्चों को देखना। उसके बाद है महिलाओं के लिए आरक्षण। तो बता दूं कि 73rd में भी और 74th में भी 33% का आरक्षण है, ठीक है, महिलाओं के लिए। तो ये तीनों ठीक है। अब है कुछ, केवल कुछ ही राज्यों में निर्दिष्ट है, ये बिल्कुल गलत है। ये कोई भी एक्ट या अमेंडमेंट आता है ना, अमेंडमेंट एक्ट आता है, वो आपका पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है। तो ये सभी राज्यों के लिए है, तो यानी कि 1 2 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि शिशुओं को और अवयस्कों को जो है उनके बारे में कौन योजनाएं बना सकता है, कौन क्या कर सकता है। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर रोल प्ले करती है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी रोल प्ले कर रही है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों ही यहाँ पर जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग, आप देख रहे होंगे करंट अफेयर में भी कितनी योजनाएं स्टार्ट हो रही हैं, कुछ महिलाओं के लिए होती है, कुछ बच्चों के लिए होती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सरकारें एक्टिव होती हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों सरकारों को होता है। तो 4th का भी आपका ऑप्शन आ गया सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यदि सभी समाज सुधारक मानववादी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का बन गया, ठीक है। सारे सोशल रिफॉर्मर्स, ये सोशल रिफॉर्मर्स हैं, सारे ही आपके ह्यूमनिस्ट हैं, यानी कि मानववादी हैं, ठीक है। तो आपको बताना है क्या इसका सही आएगा, ठीक है, कौन सा एक सत्य है। कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं, तो अमानवतावादियों का तो जिक्र ही नहीं किया गया यहाँ पर कि कौन है, उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, तो गलत हो गया। कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, तो ये भी मैं कह रही हूँ ना, इनके बारे में बताया गया ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए सारे जो समाज सुधारक है वो मानवतावादी हैं, तो कुछ ये आ रहा है ना, कुछ हिस्सा मतलब जो ह्यूमैनिस्ट हैं उनका कुछ हिस्सा आ रहा है ना इसमें, तो यानी कि 3rd जो है वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। कई असमाज सुधारक अमानवतावादी हैं, तो इन दोनों का जिक्र अभी किया ही नहीं गया है, तो ये भी कट जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। ये देखिए ये जो डायग्राम्स होते हैं ये बना ले करो, जैसे कि इसमें क्या था, सभी समाज सुधारक जो है वो सारे क्या है, मानवतावादी हैं। तो सभी समाज सुधारक के मानवतावादी के गोले के अंदर आ जाएंगे। फिर ये है कि कुछ मानवतावादी जो है समाज सुधारक है, तो बिल्कुल है ना, देखिए इनका कुछ हिस्सा आ रहा है ना इसमें, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। मुश्किल मतलब क्यों मुश्किल है वो बताती हूँ आपको, क्योंकि ये तो ठीक है कि हमने देखे हुए नीति निदेशक तत्वों से रिलेटेड है ये, हमें ये तो पता है कि ये जैसे न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये डायरेक्ट इसका, अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो ये आप आंसर कर सकते हैं आराम से, 50 है। लेकिन ये जो 51 वाले ने, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है। अब देखो इसमें इनके कॉलम दिए हुए 51 क, 6 में क्या है, ग में क्या है, तो ऑब्वियसली बीओ का एग्जाम है, तो इतना तो हम लेवल एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है भाई, मेरे को जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे ये पता था कि भाई 50 जो है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, तो डी का यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा दिया गया क्योंकि ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप मैच कर लेना, तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपके सामने ये सीरीज दी हुई है 4, 10 देन क्वेश्चन मार्क है 82, 244 और 730। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 4 है, 10 है, यहाँ पर हमें पता नहीं है क्या है, यहाँ पर 82 है, फिर 244 है, 730। मैं चाहती हूँ आप ये क्वेश्चन खुद सोल्व करें पॉज करके, वीडियो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। मतलब
आप लोग कईयों के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ आप खुद करें। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन बच्चे खुद करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि उन्होंने सही किया कि गलत किया ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं समझाती हूँ। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 है। ठीक है, इन दोनों का हमें पता नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस हमें नहीं पता है। इन दोनों का डिफरेंस है आई थिंक 162 है और इन दोनों का डिफरेंस है 486। ठीक है, अब मैंने ये डिफरेंस से सोल्व किया है कि 6 डिफरेंस आ रहा है, अब इससे कुछ निकालेंगे ना। तो जब मैंने नोट किया कि ये है 6 किसके बराबर है, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि बीच में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये वाला डिफरेंस आएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर ये वाला डिफरेंस आएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आप निकाल लीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 18। ठीक है, यानी कि इस 10 और यहाँ पे जो नंबर है उसके बीच 18 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 28 आएगा। ठीक है, आपका कोई और लॉजिक लगता है तो आप बता देना, वरना तो यही लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है, ये सीक्वेंस चलेगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। मतलब ये जो डिफरेंस है इन दो डिजिट्स के बीच का, वो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा डॉटर इन लॉ रिलेशंस पर है। मैं कराऊंगी नहीं क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बहुत आसान है, दिख ही रहा होगा, ये नवंबर बन रहा है सीधे सीधे। ठीक है, पढ़ लेना क्वेश्चन को थोड़ा सा। दिसंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये आपका नवंबर का मतलब एक तरह से उल्टा पुल्टा कर दिया इन्होंने। ये नंबर सीरीज है, ये भी बहुत आसान है। ये 1 1 2 3 5 8 फिर x है यहाँ पर 21 है। तो ये x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आई वांट कि आप खुद करें। ठीक है, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग थी 7th वाली, इसलिए मैंने आपको करा दी है। ये तो बहुत ईजी है, आप खुद निकालिए इसको। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन थीम ऑफ रायसीना डायलॉग। देखिए रायसीना डायलॉग हुआ था जनवरी में। ठीक है, तो जनवरी का करंट अफेयर यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि आप ये लगा लीजिए कि पिछले 6 7 महीने का करंट अफेयर जो है वो हमेशा ट्रेंड में रहता है। कोई भी एग्जाम आता है तो पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर जो है वो सॉलिड कर लेना जब केवीएस का एग्जाम उससे पहले। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा थीम थी इसकी रायसीना डायलॉग की, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, यानी कि नेटवर्किंग द अल्फा सेंचुरी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन, यानी कि पहली विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ये आपको बताना है। तो ये सीधी सीधी है कोनेरू हम्पी। ठीक है, काफी महान प्लेयर हैं ये भी, कोनेरू हम्पी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। तो देखिए जितने भी इंडिया के इंडेक्स या नीति आयोग निकाल रहा है, ठीक है, कोई भी इंडेक्स या फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव में कोई भी इंडेक्सेस आते हैं, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में। ठीक है, मैं हमेशा कवर करती हूँ अपने करंट अफेयर की वीडियोस में जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, अटल रैंकिंग हो गया, नीति आयोग के इंडेक्सेस हो गए बहुत। और करंट अफेयर में आपको फोकस ज्यादा इंडिया पर करना है। इंडिया में जो कुछ हुआ है या फिर इंडिया जिन चीजों में इन्वॉल्व है ना, वो करंट आपसे पूछा जाता है। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी है और ये आप कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड का इतना आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन जहां जहां पर इंडिया इन्वॉल्व होगा ना, वहां से करंट अफेयर बनता है सीधे सीधे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है कि ये बताना है आपको कि कौन मतलब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, यानी कि सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में कौन सा स्टेट जो है, कौन सा राज्य नंबर 1 पर रहा जो नीति आयोग ने किया। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पर रहा है केरला। ठीक है, तो इसका सीधा साधा आंसर है केरला। पहले पर केरला था, सेकंड नंबर पर था हिमाचल प्रदेश, ठीक है, थर्ड नंबर पर था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए, सेकंड हिमाचल प्रदेश और थर्ड पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन वनीला, किसके लिए स्टार्ट किया था, कौन से उसके लिए। तो देखिए मादागास्कर जो है, मादागास्कर में एक तूफान आया था, डियन या पता नहीं एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, तो उस साइक्लोन से निपटने के लिए जो है ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया था इंडिया ने। वनीला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वनीला की जो खेती है वो मादागास्कर में बहुत होती है, और वनीला ही आपका आइसक्रीम वाला फ्लेवर है वनीला का। ठीक है, तो मादागास्कर में भेजा था इन्होंने, INS एरावत को भेजा था। ठीक है, INS हमारा इंडियन नेवल शिप एरावत को भेजा था हेल्प करने के लिए मादागास्कर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टुक ओवर द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट। तो मैंने पिछली करंट अफेयर वीडियो में आपको बताया होगा कि सऊदी अरेबिया ने फॉरेन मिनिस्टर्स की एक G20 की मीटिंग को होस्ट किया। ठीक है, तो जितने भी G20 के समिट होने इस साल, इस पूरे साल, वो सारे आपके सऊदी अरेबिया कराएगा। ठीक है, वो होस्ट होगा, अध्यक्ष होगा, जो भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है सऊदी अरेबिया, की सऊदी अरेबिया ने ले लिया 2019 से, मतलब जापान से ले लिया इन्होंने ये चार्ज सारा 20 के लिए। ठीक है, तो G20 के जितने भी समिट होंगे, G20 के, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर का है, चाहे कोई भी मिनिस्टर्स का है, या कोई सिंपल मीटिंग है, वो सारे सऊदी अरेबिया होस्ट कराएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। एटॉमिक पावर, जो एटॉमिक पावर बेसिकली आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस पर मैंने स्टैटिक जीके की वीडियोस में आप जाएंगे तो वहां पर एटॉमिक पावर प्लांट आपको मिल जाएंगे, कौन कौन सा कहां पर है, ठीक है। तो कुंडनकुलम जो है ये सीधा सीधा एटॉमिक पावर प्लांट है। आप मेरी वीडियो देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर, आपको बहुत अच्छा जानने को मिलेगा। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से आपका कोई भी क्वेश्चन आया ना जीके में, वो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो यानी कि सी का आपका सीधे सीधे 1 हो गया, तो यहाँ पर सी का सीधे सीधे 1 है। मतलब मैं अगर कहूँ तो मेरे को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से आता था। क्या मुझे ये पता था कुंडनकुलम जो है ये एटॉमिक पावर है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इससे मैच कर दे तो सी का 1 है। तो देख लीजिए ये पूरा सीक्वेंस फॉलो हो जाएगा। तो ए का 3 होगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका 17 है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, the total reserve of all grade coal in India is 293.50 billion tons। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप coal.nic.in करेंगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन बना है, बिल्कुल डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन लिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे सामने लिखा हुआ है कि कितना हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका 319.02 बिलियन कुछ है, इतना रिजर्व है हमारे पास। तो पहला आपका गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि मोर देन हाफ ऑफ द proved reserves of coal in the country is found in 2 states, झारखंड और उड़ीसा। मतलब आधे से ज्यादा जो कोल है हमारे पास वो झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये ठीक है। ये बिल्कुल आप अगर coal.nic रिजर्व्स अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से देखेंगे ना, तो बिल्कुल सामने ये लिखा हुआ है। तो मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन इन्होंने वहां से उठाकर बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18th जो है, इसमें आएगा आपका, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ, ये सेंसस से आया हुआ है। केवी वालों के लिए सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 वाला सेंसस जो है, अभी का तो खैर डिले चल रहा है, ठीक है, अभी तो पता नहीं कभी होगा, है ना। तो फिर इसमें देख लेते हैं एक बार। तो इसने कहा है कि पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो सेकंड है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में उस स्टेट में है, सेकंड नंबर पर। और अगर उसके एरिया को देखें, वो कितना बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसमें वो थर्ड है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, ठीक है। आपको बता देती हूँ कि पॉपुलेशन के मामले में, अगर हम पॉपुलेशन के मामले में देखें तो फर्स्ट जो है वो है यूपी, सेकेंड आपका है महाराष्ट्र, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, थर्ड है आपका बिहार, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें 2011 में कि क्षेत्रफल किस किस राज्य का बड़ा, तो सबसे ज्यादा बड़ा है राजस्थान का, सबसे ज्यादा राजस्थान का है। उसके बाद है एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो पॉपुलेशन में सेकंड और क्षेत्रफल में थर्ड महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। ये जनजातियां दी हुई हैं और कौन से राज्य से रिलेटेड है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये 19th क्वेश्चन का सीधे सीधा आंसर है बी। आप मैच कर लेना, ए का 4 है, ठीक है। यानी कि जारवाज जो है ये काफ़ी न्यूज़ में थे, पिछले 1.5 साल से पहले मैं पढ़ती आ रही हूँ जारवाज के बारे में, इन प्रजातियों के बारे में जो अंडमान निकोबार में, ठीक है। और इसके बाद है आपका बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 यानी कि कुकी जो है वो आपकी मणिपुर में, नागा कुकी ये सब मणिपुर में मिलती है, ठीक है। उसके बाद थारूज जो है ये आपकी मिलती है बेसिकली उत्तर प्रदेश में, मतलब, और गोंड जो है ज्यादा मिलती है। देखिए गोंड जो है वो यूपी में भी पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर सही मध्य प्रदेश होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा इसका। नेक्स्ट आपका आ गया है बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। जितने भी आपके नेशनल पार्क्स होते हैं, मैंने आपको स्टैटिक जीके में ये कराया है नेशनल पार्क्स, मतलब अभी तो छोड़ दिया है मैंने स्टैटिक जीके, क्योंकि उसकी डिमांड भी नहीं है, सही कहूँ तो लोग देख नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रही है ना, अगर आप लोग देख ही नहीं रहे हैं उस चीज़ को, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अदरवाइज मैं चाह रही थी कि स्टैटिक जीके पूरा कराऊं, लेकिन कोई नहीं, इट्स ओके, आपका फोकस होना चाहिए। तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसी पर क्वेश्चन आ गया है। तो नोकरेक कहाँ पर है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। सी का आपका आ जाएगा 4, तो सी का 4 आपके यहाँ पर 2 जगह पर 4 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्थमलाई की, तो ये है आपका केरला में अगस्थमलाई, ठीक है। तो यानी कि डी का 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया ऑप्शन सी। अगर ए की बात करें यानी कि नोकरेक, वो है मेघालय में, ठीक है, नोकरेक हो गया। और मानस आपका जो है वो है असम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द 2011 census more than 60% of the urban population of the country resides in category 1 cities। तो मतलब कि 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, वो रहती है A1 सिटीज़ में रहती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये है बेसिकली, लेकिन अगर मैंने जो डेटा चेक किया है उसके अकॉर्डिंग उसमें 70% लिखा है कि 70% से ज़्यादा, ठीक है।
लेकिन देखिए मतलब तो सेम ही है ना, 60% से ज़्यादा हो गई या फिर 70% से ज़्यादा हो गई, तो इस हिसाब से हम 1 को ठीक मान सकते हैं। ठीक है, इसको क्यों ठीक मान सकते हैं, देखिए उसमें लिखा है 70% से ज़्यादा, जो ऑफिशियल डेटा है उसमें लिखा है 70% से ज़्यादा, लेकिन अगर 60% से ज़्यादा है तो वो भी भाई 70 से ज़्यादा कह लीजिए या फिर 60 से ज़्यादा कह लीजिए, मतलब 60 से ज़्यादा भी तो आपका 100 तक चला जाएगा ना परसेंटेज। तो अकॉर्डिंग टू मी अब देख लीजिए आप क्या ऑप्शन सही लगता है आपको। ठीक है, और इसमें जो सेकंड है वो भी ठीक है इसका आंसर, तो देख लेना आप। वैसे ऑफिशियल डेटा में दिया हुआ है 70% से ज़्यादा और यहाँ पर दिया हुआ है 60% से ज़्यादा, तो अगर हम सिर्फ परसेंटेज पे देखें कि 70-60 है तो फिर ए गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम देखें तो 60% से ज़्यादा और 70% से ज़्यादा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो खैर ये गलत होना चाहिए, क्योंकि 60% से ज़्यादा में तो फिर 61 भी आ गया ना, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि 70% से ज़्यादा है, तो उसमें सिर्फ 71% का आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी ए इज़ रॉन्ग एंड सेकेंड इज़ राइट, तो फिर यहाँ पे सिर्फ सेकेंड ठीक है, तो बी ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं नहीं मिला, और अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि 100 गर्ल चाइल्ड पर सेंसस में, मतलब जहाँ भी मिल रहा था 1000 का मिल रहा है, तो 100 पर गर्ल चाइल्ड का रेशो कहाँ पर ज़्यादा है, मतलब इनका मेल फीमेल रेशो की बात कही है, मतलब कि मेल चाइल्ड कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, प्रति 100 बालिकाओं पर। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिले तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन होता क्या है, बेसिकली स्वेटिंग, यानी कि पसीना जब आपको बहता है तो क्यों होता है भाई, देखो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी होता है, ह्यूमिडिटी होती है तब भी होता है। आपने देखा है ना मानसून के सीजन में जो है बहुत पसीना आता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है। अब क्या होगा, गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो दोनों ही आपके इसमें आ जाएंगे, ए एंड बी दोनों इसके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए लास्ट है ये मैं डिस्कस करूंगी आज। ठीक है, क्योंकि गाइज बहुत लंबी वीडियो जाती है और मतलब इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप लोग देखते तो है नहीं, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर मैं आपको डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, और सॉल्यूशन आप खुद भी ढूंढिए। ठीक है, और मेरे को टाइम मिला तो मैं एक सेकेंड पार्ट और बना लूँगी। ठीक है, देखते हैं। चलो, ये साइंस के क्वेश्चन से कुछ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है प्लांट्स में। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है मैग्नीशियम। देखिए प्लांट्स में कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक पूछा है, तो सूक्ष्म पोषक मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीज, आयरन, कॉपर, यानी कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, ये तीनों तो सूक्ष्म है, लेकिन ये मैक्रो है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये सारे थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम माइक्रो ना होकर मैक्रो है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही आएगा। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये बताना है। रेड कलर की होती है, बिल्कुल होता है हीमोग्लोबिन रेड कलर का, मैंने आपको ब्लड वाले उसमें बताया भी था। ठीक है, जो ब्लड वाली साइंस की क्लास दी थी, देखो साइंस की क्लास में कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको पता है मैनेजमेंट थोड़ा सा नहीं हो पाता है, वो भी आती रहेंगी आपकी, जितना आप अभी तक पढ़ाया है वो करिए और बाकी अपनी सेल्फ स्टडी करिए, और क्लासेस आपकी आती रहेंगी। इट इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स, बिल्कुल सही है, ब्लड है भाई, ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से पूरी बॉडी तक। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, ये बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है लंग्स में, वहां पर प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का और जो भी है, फिर ऑक्सीजन ट्रांसप्लांट करता है। जो अगला टॉपिक है साइंस में मैं यही लेने वाली हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये ब्लड जिनको लग रहा है ना कि आउट ऑफ सिलेबस है केवीएस वालों को, मैं बता दूं कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें आपको सब पढ़ना पड़ेगा, डाइजेशन भी पढ़ना पड़ेगा, एक्सक्रीशन भी पढ़ना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, और ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बॉडी, तो हाउ कैन यू फॉरगेट दैट। ठीक है, तो उसको आप भूल नहीं सकते ना, तो ये ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लंग्स वाला जो पार्ट है ना, सारा उसी में आता है। नेक्स्ट इट इज स्लाइटली एसिडिक, ये बिल्कुल गलत है। सी, एसिडिक नहीं होता है। पीएच लेवल 7.1 से लेकर 7.4 तक इसका पीएच लेवल होता है, दैट इज बेसिकली न्यूट्रल ही मानेंगे। ठीक है, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है। 7 से पहले अगर होगा पीएच, मतलब 1, 2, 3, 4, तो वो एसिडिक होते हैं। 7 के बाद वाले बेसिक होते हैं, ना तो ये ज्यादा एसिडिक होता है ना ही ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो सी इसका गलत ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है भाई, जो मेजरमेंट करते हैं इस हीमोग्लोबिन का HbA1c, ये किस लिए करते हैं, किसके मैनेजमेंट के लिए, तो सीधे सीधे इसका आंसर है मधुमेह के लिए। ठीक है, यानी कि डायबिटिक्स मेलिटस के लिए करते हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो कौन से इसमें से नहीं है। देश की प्रभुत्व की अखंडता की रक्षा करना बिल्कुल है, आयकर अदा करना ये नहीं है,
हमारी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का बनाए रखना ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है। तो मतलब जो फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य जो मेंशन किए हुए हैं ना, उनमें से ये नहीं है आयकर करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम आयकर अदा नहीं करेंगे, ये वैसे ड्यूटी नहीं है, ठीक है, वैसे कानूनी रूप से हमें हमारा कर्तव्य है, लेकिन वैसे ही मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ठीक है, तो देख लो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा 27 का। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण बताने। भारत में मंत्री परिषद जो है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल गलत है। मंत्री परिषद जो होती है वो सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्री परिषद जो है वो, ठीक है, तो मतलब सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब लोकसभा से भी मंत्री बन सकता है, राज्यसभा भी, बल्कि शर्त ये होती है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री बने उन्होंने किसी को मंत्री बना दिया है, अगर वो इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है, लोकसभा का भी नहीं है और राज्यसभा का भी नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्य बनना पड़ता है, या तो वो निर्वाचन के थ्रू आए या फिर वो नामांकन के थ्रू आए। ठीक है, तो ये ठीक है, तो आर गलत हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा और आर ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मंत्री परिषद आपकी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है आपका, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। पंचायती राज से रिलेटेड समितियां, कौन कौन सी समिति बनी है, वही 73rd और 74th अमेंडमेंट है, तो उसके लिए कौन कौन सी समितियां बनी हैं, तो इसका आंसर है, सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, 3rd ऑप्शन पहले आ जाएगा, पहले 3 आएगा। उसके बाद आई अशोक मेहता, ठीक है, 4 आएगा। उसके बाद आई थी इसमें GV राव समिति, GV राव समिति 1 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका बच गया 2। ठीक है, तो ये 2 आपका लास्ट में आ जाएगा। ये जो LM सिंघवी समिति है, तो ये सीक्वेंस है इसका, तो देख लो कहाँ है, 3 4 1 2 ये रहा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइज, ये कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस तो और भी हैं। ठीक है, मतलब डिस्कस करने को तो बहुत कुछ है, कर सकती हूँ, लेकिन अभी इतना यूजफुल लग नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन जो है वो आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ आप लोग सोल्व करें। इसका और आंसर बता देती हूँ 30 का। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन से भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, देखिए कि केंद्र और राज्य के मध्य जो ना संबंध वित्तीय भी होते हैं, विधायी भी होते हैं। ठीक है, तो वित्तीय जो है वो भाग 12 में आते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच के संबंध भाग 12 में कवर होते हैं, और उससे पहले जो विधायी वाले होते हैं वो 11 में आते हैं। तो इसका आंसर होगा 30 का सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पेपर तो बहुत बड़ा है, काफी क्वेश्चंस हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन हिस्ट्री के और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स के और क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेना, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेना, आप देखना कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, मैंने वही कहा ना, अपने आप को और बेहतर बनाना है, तो आपको अपनी नॉलेज टेस्ट होगी इसमें। ठीक है, बस यही मकसद था और कोई मकसद नहीं है। आई होप आपको ठीक लगी होगी मेरी बातें। अगर ठीक लगी हैं तो अमल करना, ना ठीक लगी तो कुछ और सोचना अपने लिए बेहतर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।